हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो इस चैप्टर का दूसरा वीडियो लेक्चर है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश का मात्रक, यानी कि जो विद्युत आवेश है उसके कुछ मात्रक के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट कि आवेश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ठीक है ना। फिर उसके व्यवहार, वही उसको कह लें कि उसके व्यवहार के बारे में बात करेंगे और इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो मेनली जो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने इसकी डिफिनीशन पढ़ी, एक्सपेरिमेंटली शो किया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, वो उसी में हमने शो कर दिया था और उसके हिसाब से उसकी डिफिनीशन क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिए। ठीक है, तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश का मात्रक इम्पोर्टेंट चीज़ है। विद्युत आवेश का मात्रक, तो इसमें हम लोग विद्युत आवेश के कुछ मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से मात्रक होते हैं। ठीक है, तो हम बात करें अगर आवेश का मात्रक, तो एसआई या एमकेएस सिस्टम में विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ऐसा हम लोग पढ़ते आए हैं कि क्या होता है, हाई स्कूल में भी हमने पढ़ा था कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। एमकेएस सिस्टम में एसआई मात्रक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि आवेश का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है, या उसी को एमकेएस सिस्टम में पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। ठीक है ना, क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, और हम इसे किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। इसका ये एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक जो होता है स्टैट, कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है स्टैट कूलाम अथवा फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन मिस्टेक, फ्रैंकलिन होता है। ठीक है ना, इसे और भी नामों से जाना जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग स्थिर वैद्युत मात्रक कहते हैं। स्थिर वैद्युत मात्रक, जिसको हम लोग शार्ट में ESU बोलेंगे, तथा विद्युत चुम्बकीय मात्रक कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय मात्रक कहते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय मात्रक को हम लोग EMU कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो ये सीजीएस पद्धति में इस नामों से इनको जाना जाता है। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है ना, इसका हम लोग कूलाम से इसका रिलेशन भी होता है कि 1 कूलाम बराबर अगर हम देखें तो जो ESU होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, तो वो होता है 3×10⁹ ESU। उसी तरह से 1 कूलाम में अगर हम बात करें EMU का, तो 1/10 होता है EMU। ठीक है ना, तो 1 कूलाम बराबर इतना ESU होता है और 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU होता है। अगर हम इसमें ये दोनों को अपर 1 कूलाम के बराबर हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3×10⁹ ESU इक्वल टू 1/10 EMU हो जाएगा। 10 का उधर ले जाके गुणा कर दें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, EMU/ASU। ESU को इधर ले आए, 10 को उस साइड ले जाएं, तो 3×10⁹ इंटू 10, या हो जाएगा 3×10⁻10। ठीक है ना, जो सीजीएस पद्धति में प्रकाश के चाल के बराबर होता है। ये भी हम कह सकते हैं कि जो सीजीएस पद्धति में प्रकाश की चाल के बराबर होता है।
इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मीटर पर सेकेंड तो सेंटीमीटर पर सेकेंड इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सीजीएस पद्धति में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, तो इस बात को आप नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं कुछ और बड़े मात्रक की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक, ओके, अब इसको मिटा दिया जाए। अब चलिए इसमें आगे है कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है ना, व्यापारिक मात्रक है, कॉमर्शियल यूनिट है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। और एक फैराडे बराबर आपको मिलेगा 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, ठीक है ना। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। तो एक फैराडे जो है वो होता क्या है कि जो हमारा एक फैराडे होता है, एक फैराडे वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। हम ये कहेंगे कि 1 फैराडे जो होता है, 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 फैराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, यानी 1 फैराडे इक्वल टू एन। और एन की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 6.023 गुणे 10⁻23 और इसकी होती है 1.6 10⁻−19। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्सीमेटली हमें यही मिलता है, ठीक। तो ये है 1 फैराडे जो इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लें तो वो 1 फैराडे, तो यानी कि ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बीमा की, और ये कौन सी राशि है, तो चूंकि आवेश जो है एक अदिश राशि है, अगर हम बात करें तो आवेश जो है एक अदिश राशि होती है, राशि होती है, ठीक है ना। आवेश क्या है, एक अदिश राशि होती है। और इसकी बीमा की बात करें तो हम जो है पीछे पढ़ेंगे कि Q बराबर होता IT, हालांकि हम लोग हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है। तो करंट की डिफिनीशन से हम जानते हैं कि Q/T है, तो इस हिसाब से हम इसका U भी निकाल सकते हैं कि इसकी बीमा क्या होती है। तो Q की जो बीमा होगी आवेश की वो होगी एम्पियर की, ये होती है टाइम की कैपिटल T होती है, तो ये है इसकी बीमा, ठीक है। इस चीज़ के बारे में याद करिए कि आप लोगों ने हाई स्कूल में ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं, और इसे फिर हम लोग रिपीट करेंगे। वैल्यू चालन वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर आएगा तो उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आवेश अदिश राशि, इसमें सदिश का कोई चांस नहीं है, और इसकी ये बीमा होती है Q = AT, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं, पढ़ेंगे कि आवेश का व्यवहार और आवेश के प्रकार के बारे में, ठीक है ना। आवेश का व्यवहार कैसा है और आवेश कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। चलिए अभी हम लोग आवेश की जो प्रॉपर्टी है, मूलभूत गुण, एलिमेंट्री जो उसकी प्रॉपर्टी है आवेश की, वो भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सा मूलभूत गुण ज़्यादा ये शो करता है। और इस तरह से हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे कि Q बराबर ME भी होता है, इस पर हम लोग सवाल भी लगाएंगे। धीरे धीरे बातें सब समझ में आएगी आपको।
तो हम लिख रहे हैं कि आवेश का प्रकार और व्यवहार। आवेश का प्रकार और व्यवहार, ठीक है ना। व्यवहार प्रॉपर्टी भी आती है, तो हम लोग आवेश के मूलभूत जो गुण होते हैं उसको हम अलग से पढ़ेंगे। 3 मूलभूत गुण होता है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आवेश का प्रकार और व्यवहार। जैसे आवेश का जो मूलभूत गुण है उसको हम पढ़ेंगे। मूलभूत गुण में जैसे आवेश की योज्यता का एडिटिव नेचर पढ़ेंगे, फिर आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, परमाणुकता के बारे में पढ़ेंगे, आवेश संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 मूलभूत गुण होते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में जो भी नेक्स्ट होगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो हम ये मोटी मोटी चीज़ें जो है महत्वपूर्ण छोटी चीज़ें जो है जान लेते हैं कि इसका और एक्स्ट्रा व्यवहार क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो आवेश जो है वो 2 प्रकार का होता है। अगर हम इसको नंबरिंग में करें तो चलिए, आवेश क्या होता है, आवेश 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। अब दूसरी चीज क्या है कि हम लोग जानते हैं कि समान प्रकार के आवेशों में लाइक चार्ज, समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तथा विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक। तीसरी चीज हम क्या बात करने वाले हैं, तीसरी चीज हम ये बात कर ले होते हैं कि आवेश पर कोई चाल का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर चार्ज हो और वो इस मोशन कर रहा हो, तो उसके मोशन से चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। ये लिखते हैं कि आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई वस्तु आवेशित है और वो स्पीड में मोशन कर रही है तो उस पर आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि जो हमारा आवेश है वो कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है ना। लेकिन बात करें द्रव्यमान की, जबकि हम ये बात करें कि जबकि द्रव्यमान पर चाल का प्रभाव पड़ता है। आप जो है आइंस्टीन का जो आपेक्षिकता या सापेक्षिकता का सिद्धांत ने का फार्मूला दिया था, तो उन्होंने ये फार्मूला दिया था v²/c²। m0 जो है वो रेस्ट मास है और ये जो स्पीड का मास है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर मास की स्पीड ये बढ़ती गई तो जाहिर सी बात है ये क्वांटिटी अगर बढ़ते बढ़ते स्पीड c के बराबर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है मास इनफाइनाइट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ये स्पीड बढ़ रही है तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो कहने का मतलब है कि आवेश का जैसा कोई तो फार्मूला नहीं बना है, तो इसलिए आवेश पे चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेश की मोशन कुछ भी हो, कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो चार्ज नहीं बदलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट का क्या करेगा, मास बदल जाएगा। और एक चीज और है कि हम बात करते हैं कि जो मास होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए एक प्रकार का होता है। जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए एक प्रकार का होता है, एक प्रकार का होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव होता है और एक प्रकार का होता है। वहीं आवेश 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, है ना। जबकि आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं, जबकि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
मास सिर्फ पॉजिटिव होता है इसलिए एक ही प्रकार का होता है। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसलिए एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं एक और इसका व्यवहार, पांचवा। ठीक है, चलिए अब पांचवी बात हमारी क्या है कि जो आवेश होता है वो उसी पर आता है जिस पे द्रव्यमान होता है। आवेश हमेशा उसी पर आएगा जिसका मास होता है। विदाउट मास आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन विदाउट चार्ज के मास हो सकता है, लेकिन विदाउट विदाउट मास के चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो हम ये लिखेंगे कि आवेश जो है सदैव जो है द्रव्यमान पे आता है, पर आता है। ठीक है ना। बिना द्रव्यमान के इसका अस्तित्व नहीं होता। बिना द्रव्यमान के इसका अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है ना। जबकि बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, जबकि बिना द्रव्यमान के आवेश हो सकता है। जबकि बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। आवेश का द्रव्यमान हो सकता है। ठीक है ना। ये तो है ही है कि अगर किसी वस्तु पे आवेश नहीं है फिर भी तो उसका मास होता है। लेकिन अगर चार्ज जब भी आएगा वो मासिक बॉडी पर आएगा, नहीं जिसका मास होता है। मास अगर नहीं है तो उस पर चार्ज नहीं आएगा। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जिन कणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है वो आवेश रहित होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि जिन कणों का द्रव्यमान शून्य होता है, वे आवेश रहित होते हैं, अब जैसे हम मान लें फोटान और न्यूट्रिनो, इनका मास शून्य होता है। जो रेस्ट मास होता है वो शून्य होता है, इसीलिए इन पे न कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसलिए चार्ज सदैव चार्ज सदैव जो है मास पर ही आता है, द्रव्यमान पर ही आता है। विदाउट मास इसका कोई अस्तित्व नहीं आता। लेकिन मास विदाउट चार्ज रह सकता है। ठीक है। अब एक चीज और है, हम मान लीजिए छठवीं की बात करें कि हम दो वस्तुओं को फ्रिक्शन द्वारा यानी रगड़ द्वारा आवेशित तभी कर सकते हैं कि जब वो कौन सी विद्युत रोधी पदार्थ, यानी कि घर्षण द्वारा विद्युत रोधी पदार्थ को ही आवेशित किया जा सकता है, चालक पदार्थ को नहीं। चाहो तो ये इसमें लिख सकते हो, हालांकि ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि घर्षण द्वारा, ये नोट में एक तरह से चलिए लिख ही दीजिए, घर्षण द्वारा विद्युत रोधी पदार्थों को ही आवेशित किया जा सकता है,
जा सकता है, चालक पदार्थों को नहीं, चालक पदार्थों को नहीं, क्योंकि घर्षण द्वारा चालक पदार्थ को आवेशित करने पर, घर्षण द्वारा चालक पदार्थ को आवेशित करने पर, ठीक है ना, आवेश जो है पृथ्वी में चले जाते हैं, आवेश पृथ्वी में विसर्जित हो जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चालक है, इनको रास्ता मिल जाता है, वो पृथ्वी में विसर्जित हो जाते हैं। और कुचालक पदार्थ पे जहां आवेश दिया जाता है वो वहीं पड़ा रहता है, उससे इधर उधर नहीं जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, या हम कह सकते हैं आवेश के बारे में आधुनिक मत क्या है, आवेश के बारे में आधुनिक मत, ठीक है। तो आधुनिक मत है कि पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है, परमाणुओं से हुआ। आप जानते हैं पदार्थ का निर्माण परमाणुओं से हुआ है, और परमाणु के भीतर क्या होता है, तो नाभिक होता है, और नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और नाभिक के भीतर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होता है। विद्युतः जो है परमाणु जो होता है पदार्थ का, विद्युतः उदासीन होता है। क्यों होता है, क्योंकि नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या, नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल किए रहते हैं, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो नेट चार्ज क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है। अभी हम आवेश का जो मूलभूत गुण होता है उसे अभी पढ़ना बाकी है, ठीक है ना। तो आधुनिक मत ये होता है। अब अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश पदार्थ पर जो होता है या उस परमाणु पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं या इलेक्ट्रॉन निकल कर के चले जाते हैं, तो क्या होता है कि जब अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो नेगेटिव चार्ज, चले गए तो पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि शुरू में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती। अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो मेजॉरिटी में कौन होते हैं, प्रोटॉन। तो जितने मेजॉरिटी में प्रोटॉन होते हैं उतने उस पर प्लस चार्ज आता है। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गए तो मेजॉरिटी में कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन। अब जितना मेजॉरिटी में अधिक है उतना उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है पदार्थ के ऊपर, ठीक है ना। ठीक, तो हम इस बात को लिख लेते हैं कि क्या होता है कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, ठीक है ना। और नाभिक के बाहर, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं।
ठीक है ना। प्रोटॉन पर पॉजिटिव धनात्मक चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। प्रोटॉन जो होता है क्या होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है ना। प्रोटॉन जो होता है, या कहने का मतलब है कि परमाणु जो होता है विद्युत उदासीन होता है, उदासीन होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने प्लस होते हैं उतने माइनस होते हैं, इसलिए विद्युत क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है। जब किसी प्रकार से प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर आ जाए, मतलब कि जब किसी प्रकार से प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आ जाए, अंतर आ जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर आ जाता है। ठीक है, अंतर आ जाता है तो कहते हैं कि वस्तु आवेशित हो गई। तो कहा जाता है कि वस्तु आवेशित हो गई। क्या हो गई? आवेशित हो गई। ठीक है ना। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वस्तु धनावेशित हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए तो मेजॉरिटी में कौन हो गए, धन, तो वस्तु धनावेशित हो जाती है, यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता की वजह से वस्तु, यानी कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर होता है तो वस्तु आवेशित कही जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो ऋणावेशित कही जाएगी, यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो धनावेशित। यानी जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, प्रोटॉन ज़्यादा रहेंगे तो धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे तो ऋणावेशित। तो आवेशन की क्रिया में होता क्या है कि अभी हम लिखेंगे नोट्स में कुछ चीज़ें, कि आवेशन की क्रिया में जो होता है वो भाग केवल और केवल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अगर मास की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन बहुत भारी होते हैं, उनका मास बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 या 1840 गुना लगभग ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़, प्रोटॉन नाभिक में दृढ़ता से बंधे रहते हैं, एक तो भारी होते हैं और एक तो बंधे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक तो बहुत हल्के होते हैं, और नाभिक से दृढ़ता से नहीं बंधे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारी चीज़ को चलाने में
जो हमारा नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, वो फैसला करती है कि भाई भारी चीज़ को चलाने में हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हल्की चीज़ है उसको चलाने में हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसे चलने का फैसला जो प्रकृति करती है वो इलेक्ट्रॉन के लिए करती है, ना कि प्रोटॉन के लिए करती है। तो नेचर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं, चलते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, आवेशन की क्रिया में भाग इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यानी कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। किसी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो वो दूसरे पे चले जाएंगे, तो जिस पे जाएंगे वो ऋणावेशी, और जहाँ से निकल के जाएंगे वो धनावेशी। अब जहाँ से निकल जाते हैं तो निकल किससे जाते हैं, जिससे लूजली बाउंड होते हैं। यानी जैसे कांच को रेशम से रगड़ा जाता है तो कहा जाता है कि कांच धनावेशित है और रेशम ऋणावेशित, मतलब कि कांच से जो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं और रेशम से टाइटली बाउंड होते हैं। रेशम से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाते, कांच से निकल जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, रेशम पे। तो रेशम ऋणावेशित हो जाता है और कांच धनावेशित हो जाता है। वो उसकी बनावट के ऊपर है, किसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, किसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है। तो कांच में लूज बाउंड रहते हैं, बंधे होते हैं लूज में, आराम से उसको रगड़ने से थोड़ी एनर्जी मिलती है, वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है जिसको हम लोग अभी अभी नोट्स में लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। चलिए अब कुछ चीजें हम नोट्स में यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। नोट्स पहला काम यही होता है कि हमने अभी बता दिया कि आवेशन की क्रिया में कौन सा भाग लेता है, हमने बता दिया, उसको लिख लिया जाए कि आवेशन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन नहीं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो हम लिखेंगे क्योंकि प्रोटॉन भारी होते हैं और नाभिक से दृढ़ता से बंधे होते हैं। प्रोटॉन भारी होते हैं, ठीक है ना, और नाभिक से दृढ़ता से बंधे होते हैं। दृढ़ता से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, ठीक है ना। इनका जो द्रव्यमान होता है या इनका जो भार होता है, इनका जो भार है इलेक्ट्रॉन के भार से 1837 गुना ज्यादा होता है। 1837 गुना ज्यादा होता है, ठीक है ना। जबकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, लिखेंगे जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हल्के होते हैं, क्या होते हैं, हल्के होते हैं, है ना, बहुत हल्के होते हैं। अतः चलने का कार्य हमेशा इलेक्ट्रॉन करते हैं, अतः चलने का कार्य हमेशा कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करते हैं। चलने का कार्य हमेशा इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक। जैसे पहली बात हुई, कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा है, इससे रिलेटेड है, वही हम बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी बात ये आती है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तो या तो दोनों आवेशित होंगी। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा या तो दोनों आवेशित होंगी या तो कोई आवेशित नहीं, या तो दोनों आवेशित होंगी या तो कोई आवेशित नहीं होगी। अगर आवेशित होंगी तो दोनों, वरना कोई नहीं, ठीक है ना। और अगर आवेशित होंगी तो दोनों पे बराबर और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। जैसे एक पॉजिटिव होगी तो एक नेगेटिव होगी, इस पे अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे दो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। अगर आवेशित होती हैं तो बराबर आवेशित होंगी और विपरीत चिन्ह की होंगी।
इससे ये मतलब निकलता है कि आवेश हमेशा जोड़ी में उत्पन्न होते हैं। आवेश हमेशा जोड़ी में उत्पन्न होते हैं, ये चीज हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम दूसरी बात लिखते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, ठीक है ना, तो या तो दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं, तो या तो दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं अथवा कोई वस्तु आवेशित नहीं होती है। या तो दोनों वस्तु आवेशित होती हैं अथवा कोई वस्तु आवेशित नहीं होती है, ठीक है ना। और अगर आवेशित होंगी, और यदि आवेशित होंगी तो दोनों पर बराबर और विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, मतलब साथ में एक पर अगर प्लस तो एक उस पर एक माइनस, मतलब जोड़ी में आवेश उत्पन्न होते हैं। अर्थात हम ये कहेंगे, अर्थात आवेश हमेशा जोड़ी में यानी कि प्लस माइनस में उत्पन्न होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तीसरी बात ये है, ये चीज कॉमन चीज है कि एक आवेशित वस्तु जो है सदैव अनावेशित वस्तु को अट्रैक्ट करती है। जैसे एक कोई आवेशित वस्तु है ना, अनावेशित वस्तु को सदैव अट्रैक्ट करेगी, रिपल्शन कभी नहीं होगा उनमें, ठीक है ना। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कोई वस्तु आवेशित है तो उसका वास्तविक प्रमाण जो है वो रिपल्शन है, ना कि अट्रैक्शन है, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे। तो एक आवेशित वस्तु यहां पे लिखेंगे, एक आवेशित वस्तु सदैव अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, ठीक है ना। अभी हम इस बात को और एक चीज और आगे बढ़ाएंगे कि क्यों जो है तत्कर्षण ही जो है वस्तु के आवेशित वस्तु का, यानी वस्तु आवेशित उसका वास्तविक प्रमाण है। चौथी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन का अगर स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मास का भी ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का मास भले ही बहुत कम हो, लेकिन कुछ तो होता है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो मास का भी कुछ न कुछ ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो हम यही बात लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा दें। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जिससे इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसका द्रव्यमान कम हो जाता है,
तथा जिस पर चला जाता है उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब छठवीं या पांचवी जो भी बात होगी, किसी वस्तु के आवेशित होने का वास्तविक प्रमाण जो है वो प्रतिकर्षण होता है। किसी वस्तु के आवेशित होने का वास्तविक प्रमाण जो है वो प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं। आकर्षण नहीं। क्यों? देखिए, अब जैसे क्या है, कहें किसी वस्तु के आवेशित होने का वास्तविक प्रमाण प्रतिकर्षण होता है। अब देखिए, जैसे कि कोई वस्तु किसी वस्तु को अट्रैक्ट कर रही है। जैसे कोई वस्तु जो है वो सामने वाली वस्तु को, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज तो हम सामने वाले को पता करेंगे ना, तो किसी सामने वाली वस्तु को अट्रैक्ट करती है। तो अट्रैक्ट करने में दो चीज हो सकता है, या तो वो उदासीन हो, कोई चार्ज, अभी हमने लिखा कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को सदा अट्रैक्ट करती है। क्यों करती है? और या तो वो नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि क्या है। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो कंफर्म नहीं है कि ये वाली वस्तु उदासीन है या तो नेगेटिव चार्ज, आप कह नहीं सकते, क्योंकि ये उदासीन वस्तु है तब भी आवेशित वस्तु अट्रैक्ट करेगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तब भी अट्रैक्ट करेगी। ये उदासीन को क्यों अट्रैक्ट करती है? ये प्रेरण की घटना है। जस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जाहिर सी बात है किसी वस्तु में प्लस और माइनस जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो जब भी हम प्लस वाली चीज इसके सामने लाते हैं तो होता क्या है कि ये प्लस को दूर भेज देता है, यानी इसका पुनर्वितरण हो जाता है, प्लस इधर चले जाते हैं और माइनस को खींच लेता है। तो माइनस प्लस में क्या अट्रैक्शन होता है, इसी को हम लोग प्रेरण कहते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये समझिए, वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो सामने वाली वस्तु या तो उदासीन हो गया तो नेगेटिव चार्ज, यानी कि विपरीत चार्ज की होगी। अगर लेकिन अगर प्रतिकर्षण हो रहा है, यदि प्रतिकर्षण हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर ये प्लस है, प्रतिकर्षण हो रहा है, तो निश्चित है कि सामने वाली वस्तु भी धनात्मक आवेशित होगी। अगर यहाँ ऋण है और प्रतिकर्षण हो रहा है तो निश्चित है कि सामने वाली वस्तु भी ऋणावेशित होगी, क्योंकि समान आवेशों में ही क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है ना। इसीलिए प्रतिकर्षण ही वस्तु के आवेशित होने का वास्तविक प्रमाण होता है, आकर्षण नहीं। क्योंकि अगर वस्तु में आकर्षण हो रहा है तो दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो वो आवेश रहित हो या तो आवेशित हो। तो आप कंफर्म नहीं है कि क्या है, लेकिन इसमें आप कंफर्म है। प्रतिकर्षण हो रहा है तो सामने वाली वस्तु पे वही चार्ज होगा जो इस पे है। ठीक है ना। तो इसीलिए कंफर्म किससे होता है? प्रतिकर्षण से। तो ये प्रतिकर्षण ही वस्तु के वास्तविक वस्तु के आवेशित होने का वास्तविक प्रमाण। ठीक है। चलिए, तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, जो है हम यही समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि वीडियो लेक्चर आपको समझ आएगा और पसंद भी आएगा। ठीक है। तो अब अगले वीडियो लेक्चर में जो होगा, आवेश का मूलभूत गुण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश की योज्यता का नियम और संरक्षण का नियम, ये तीन चीज हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।